बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, आज के मेरे प्रोग्राम का उन्वान अफ़गानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, ये इस वक्त सबसे हॉट मौजू है जो सड़क पर चलने वाले एक आम इंसान से लेके सियासी पार्टियों के लीडरान तक हर एक के ज़ेर बहस है और ज़ेर बहस होना बनता भी है, क्योंकि ये वो मौजू है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स की ज़िंदगी को मुतासर करने वाला है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है और वहाँ पे कोई ऐसी पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुई बज़ाहिर जो हम लोगों को दिल को तस्कीन देने के लिए काफ़ी हो। और सिर्फ हम नहीं बल्कि इस खित्ते में मौजूद बाकी तमाम ममालिक और बिलअमूम पूरी दुनिया इस बात को लेकर परेशान है कि क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान में इस जंग को ओपन एंडेड छोड़ के निकल सकता है। नंबर 2 ये कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कौन सा तरीका है जिस ज़रिए से अमेरिका को निकलना चाहिए था। खैर, मैं चूँकि एक आम आदमी हूँ तो मैं अपनी आम ज़हनी सतह के मुताबिक जितना मौजू है उसी का अहाता करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पे कुछ मनाज़र देख रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान में तालिबान के सामने अफ़गानी पुलिस और अफ़गानी फ़ौजी जो हैं उनके सरेंडर की वीडियोज़ हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि अफ़गानी इंतज़ामिया के वो लोग जिनके पास हथियार थे, और वो कौन से हथियार हैं जो अमेरिका ने उनको दिए हुए, वो हथियार तालिबान के पास जा रहे हैं, उन तालिबान के पास जिनके साथ 20 साल की एक कॉन्टीन्यूस लड़ाई हुई है, जिसे हम 20 साल के पैराए में देखते हैं। दर हकीकत ये 1978 से शुरू होने वाली लड़ाई की एक शक्ल है, जब अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। वहाँ पे एक इश्तराकी निज़ाम कायम था जो कुल्लुहुम उस वक़्त की सुपर पावर्स रूस के, जिसे USSR कहा जाता था, उसके ज़ेरे साया चलने वाली इकॉनमी थी। वहाँ पे एक इंसर्जेंसी शुरू होती है जो उनकी एंटी ग्रुप था, जिसमें मजहबी रुझान भी पाया जाता था। उस ग्रुप का उसके ख़िलाफ़ बगावत करना, उस जंग में रशिया का पूरी तरह से फ़ौजियों के साथ 30,000 फ़ौजियों के साथ उस जंग का हिस्सा बनना, उस इंटरनल वॉर का, उस सिविल वॉर का, और फिर रूस की पूरी अमलदारी रहना अफ़गानिस्तान में। फिर 1988 में पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक ट्रीटी साइन हो गई, जिसके बाद जंगबंदी हो गई। रशिया को वहाँ से निकाल दिया गया और जो एक हुकूमत बनाई गई नजीबुल्लाह नामी सदर के नीचे, वो भी 1992 में आकर ख़त्म कर दी गई। और इन इंसर्जेंट्स की, जो उस वक्त जिन्हें बागी कहा जा रहा था, उनकी पूरी अफ़गानिस्तान में अमलदारी हो गई। 1994 में मोहम्मद उमर नामी शख्स की सरबराही में पूरे अफ़गानिस्तान से रज़ाकारों का एक लश्कर तैयार किया गया, जिसे हम लोग तालिबान के नाम से जानते हैं। इस लश्कर की कहानी 1994 से शुरू होती है, जो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा था, जिसमें साइडों पे मौजूद हमसाये प्लेयर्स खेल रहे थे। बड़ी ताकतें को बहुत बड़ी लड़ाई वहाँ नहीं लड़ रही थी, तो वाक़या हो जाता है 9/11 का। 9/11 के वाक़या के बाद उसामा बिन लादेन आके जुड़ जाता है स्टोरी में अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से साफ इनकार कर देता है, और अमेरिका 2001 में अफ़गानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर देता है। इस जंग के बाद की अब तक की दास्तान सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जहाँ कितनी अमवात हो चुकी हैं इसका भी किसी के पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ मरदमशुमारी हुई नहीं, और मुसलसल जंगें, हर खित्ते, हर गली में जंग, और 43 साल लड़ी जाने वाली जंग। और इन जंगों में बारूदी सुरंगों से मरने वालों में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी खित्ते में लोग मरे हैं तो अफ़गानिस्तान। बीमारी से कितने लोग मरे होंगे, भूख से कितने लोग मरे, जहाँ 43 साल से जंग हो रही हो वहाँ पे कितने लोग भूखे सोते होंगे, उन ज़ख्मों से, उन बीमारियों से कितने लोग मरे होंगे। तो मुझे यूँ लगता है अब अमेरिका का जाना और उनके यूँ जाने से ये मंज़र जो हम अपने सामने देख रहे हैं, इस मंज़र में एक तकलीफ़ छुपी हुई है कि शायद अफ़गानिस्तान दुनिया में रहने वाली बड़ी ताकतों के लड़ने के लिए मखसूस एक जगह है। जिस वक़्त उन ताकतों को अपनी लड़ाई की ज़रूरत होती है तो वो इस मैदान में उतरते हैं। शायद ये दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, शायद ये एक प्रोटोकॉल है,
जो सेट कर दिया गया कि जब भी दुनिया में मौजूद कोई बड़ी ताकतें लड़ना चाहेंगी तो वो अफ़गानिस्तान के ख़त्ते में उतरेंगी और यहाँ वो लड़ेंगी। ये पहाड़ों में, मैदानों में बटा हुआ एक इलाका है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एक कोलेट्रल डैमेज होगा, जिसमें कभी कभी कुछ बागी खड़े हो जाते हैं, फिर वो मार दिए जाते हैं, फिर नए खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जंग उस वक़्त भड़कती है जब दो दुनिया के बड़े प्लेयर्स यहाँ पे उतरते हैं। तो अभी चूँकि चाइना भी इस खत्ते का बहुत बड़ा प्लेयर है और वो अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहा है, अमेरिका के भी इंटरेस्ट वहाँ पे, अमेरिका का इसको सेटल करके छोड़ के जाना बनता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उसके दुश्मन मौजूद हैं और यहाँ पे इंसर्जेंसी अमेरिका के हक़ में है। लेकिन ये जो अड्डे मांगना और ये सारा कुछ है, ये सारे का सारा अफ़गानिस्तान को ड्रामा बना के पाकिस्तान पे नज़र रखना है। दर हकीकत ये 1978 में शुरू होने वाली जंग का नतीजा है, जो आज तकरीबन 43 साल की मुसलसल जंग के बाद एक दफ़ा फिर सारी ताकतें सिफर पे इकट्ठी हो रही। ये वो रास्ता है। एक तो इसमें हम 20 साल की बजाय 43 साल का हिसाब रखें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, इस पूरी कार्रवाई के दौरान 3 मिलियन से ज़्यादा अफ़गानी मुहाजिरीन पाकिस्तान में और 1.5 मिलियन से ज़्यादा ईरान के अंदर सेटल हुए। उन रियासतों में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या बीती है इस दौरान, वो अपनी जगह पे। पाकिस्तान का इस वॉर के अंदर लड़ते हुए कितना नुकसान हुआ, कितनी जानें गईं, वो पैसों का हिसाब तो खैर काबिल ज़िक्र ही नहीं रहता जब इतनी जानें चली जाएँ। 70,000 शायद 1 लाख से ज़्यादा का नंबर। तो उस सारे सिनेरियो से जो आज नतीजा निकल रहा है कि वो असला जो इन 43 सालों में 2 दुनिया की बड़ी ताकतों और फिर बाकी सेमी प्लेयर्स ने मिलकर वहाँ पे इकट्ठा किया है, जो काबिल इस्तेमाल हालत में वहाँ मौजूद है, उस असले का उसी कुव्वत के पास चले जाना जिसके ख़िलाफ़ 43 साल पहले ये जंग शुरू हुई थी, और इस तरह जाना कि उसे रेजिस्टेंस ना मिले पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं। तो ये बात सोचने वाली है कि इसमें सारों ने क्या क्या हासिल किया और इसके क्या क्या नतीजे निकले, इसका बेनिफिशरी कौन रहा। बज़ाहिर तो इसका सबको नुकसान हुआ। इस खित्ते का यूं पिछले 43 साल से दुनिया में बसने वाली सुपर पावर्स के लड़ने के लिए एक मखसूस रिंग की शक्ल होना, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। मेरा ख़्याल है दुनिया के बड़ों को अब सोचना चाहिए कि दुनिया में ग्रोथ ट्रेड से होगी। दुनिया अब जो इवॉल्व कर रही है वो असले की बुनियाद पर, बारूद की बुनियाद पर एक्सपेंशन का कुलिया ख़त्म हो गया। चाइना ने ये साबित कर दिया कि अब एटॉमिक पावर से नहीं, अब आप लोग अपनी ट्रेड की ग्रोथ से, अपनी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ से, अब दुनिया में इन ताकतों से, इसराइल ने साबित किया कि अगर आप इन जगहों पे ग्रो कर जाएं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं, सबसे छोटा मुल्क होकर। तो अब से नो टू वॉर का वक़्त है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम जितने सुनने वाले दोस्त हैं उन समेत हम लोग अपनी आवाज़ उठाएं, शायद किसी की आवाज़ किसी के कान तक पहुंच जाए कि दुनिया को अब जंगों की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जंगें लड़ के देख ली, उन जंगों के नतीजे में हासिल होने वाले सबक सिर्फ आपने नहीं, पूरी दुनिया ने देख लिए। फिर आजमाए हुए कुलियों को दोबारा से मत आजमाया जाए। दुनिया में अमन की बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए, मामलात मसालियत के साथ चलाने की बात की जाए और हर बंदा यही बात करे। फिर इस तरह असला सारा अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथ में चला भी जाए, अगर हमें हर तरफ से उन्हें हम ग्रोथ ऑफ़र करेंगे तो वो ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे भी, क्योंकि हर इंसान बेसिकली बढ़ना चाहता है। वो चाहे किसी नस्ल से या किसी मनसब पे बैठा है, एक्सपेंशन चाहता है। तो एक्सपेंशन किसी तरह से भी ऑफ़र कर दी जाए, लोग शायद धारे में शामिल हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।